स्वागत है आपका हमारे चैनल द टॉपर जोन में। आज हम समझेंगे 1773 से 1947 तक के सभी एक्ट। चलिए देखते हैं। तो आज की इस डीप डाइव में हम फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन इंडिया पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। हमारा मेन मिशन आज यही समझना है कि कैसे एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसने कैसे धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना लिया। हम 1773 से शुरू करेंगे। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ पुराने कानून नहीं हैं, मतलब ये वो नींव हैं जिन्होंने भारत के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को आकार दिया है। अगर हम सोचें कि सत्ता का सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण कैसे शुरू हुआ, तो वो यहीं से हुआ था। एकदम सही। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो एक देश की नियति तय करने वाली ताकत कैसे बन गई? तो इसी रणनीति को समझने के लिए सीधा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक लाइन है, मैं पढ़ना चाहूंगी। यह कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने का पहला बड़े स्तर का प्रयास था। और ये व्यवस्थित करना बहुत जरूरी हो गया था उस वक्त। हाँ, क्योंकि अगर हम 1773 से पहले देखें तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो एकदम आजाद थे। बिल्कुल। वो अपनी अपनी नीतियां खुद बनाते थे। लेकिन इस एक्ट ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज को उसके अधीन कर दिया गया। ये एक तरह से केंद्रीय सत्ता के पहले बीज थे। और इस गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर होते थे, राइट? हाँ, 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद, ताकि कोई एक इंसान मनमाने फैसले ना ले सके। इसके अलावा न्यायपालिका में भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये तो बहुत मेजर डेवलपमेंट था उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा एम्पे, और उनके साथ 3 अन्य जज थे। अच्छा, इस एक्ट के बारे में ना सोर्स में एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कौन सा? इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उनके लिए ये कंपल्सरी कर दिया कि वो अपने रेवेन्यू और मिलिट्री मामलों की पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देंगे। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक मंशा थी। मतलब ये कंपनी की बेलगाम ताकत पर लगाम कसने का पहला असली तरीका था। क्योंकि कंपनी बहुत अमीर हो रही थी। सही कहा। वो टैक्स वसूलने लगे थे, उनकी सेनाएं थीं। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर इनसे हिसाब नहीं मांगा गया तो ये खुद उनके लिए एक चुनौती बन जाएंगे। तो एक तरह से ये सत्ता को बैलेंस करने का तरीका था। अब इस सफर के दूसरे अहम कानून की तरफ बढ़ते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ। मैं फिर से सोच के एक लाइन पढ़ूंगी। इसने द्वैध शासन की शुरुआत की जो 1858 तक चली। तो ये द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट असल में क्या था? इसे ऐसे समझें कि कंपनी के काम को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पहले से थे। हाँ, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक यानी कमर्शियल मामले देखते थे। मुनाफा कमाना, व्यापार करना, बस। और दूसरा हिस्सा? दूसरा एक नया ग्रुप बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 मेंबर थे जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करते थे। इनका काम राजनीतिक और मिलिट्री मामलों पर ब्रिटिश कंट्रोल रखना था। अच्छा, यहाँ भी एक बहुत जरूरी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो सोर्स में मेंशन है। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही स्मार्ट था। डिसीजन मेकिंग को फास्ट करने के लिए। एकदम सही। जब 4 मेंबर होते हैं तो वोटिंग में टाई होने का यानी 2-2 की बराबरी का रिस्क हमेशा रहता है, जिससे फैसले लटक सकते हैं। हाँ, लेकिन 3 मेंबर होने से अगर एक भी मेंबर गवर्नर जनरल के साथ आ गया तो मेजॉरिटी बन जाती थी। इससे प्रशासन सुस्त नहीं पड़ता था। ये दिखाता है कि वो लोग कितनी बारीकी से चीजों को प्लान कर रहे थे। खैर, इसके बाद हम आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर। यहाँ से चीजें सच में बदलने लगती हैं। बिल्कुल। सोर्स में इसके लिए लिखा है, इस एक्ट ने कंपनी की ताकत को कम करना शुरू किया और ये सच में बहुत बड़ा प्रहार था। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था यानी मोनोपोली, वो खत्म कर दी गई। हाँ, अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकता था। हालांकि 2 चीजों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, चाय और चीन।
राइट, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। पर अगर हम इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें तो ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं था। इस एक्ट के जो सामाजिक प्रभाव थे वो बहुत गहरे थे। जैसे शिक्षा वाला प्रावधान। बिल्कुल। भारत में शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का नया रूल बनाया गया। एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त 1 लाख रुपए का बजट तो सच में बहुत बड़ा अमाउंट था। और दूसरा बड़ा कदम ये था कि ईसाई प्रचारकों को, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज को, भारत में धर्म प्रचार की ऑफिशियल परमिशन दे दी गई। मतलब अब वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, वो भारतीय समाज और संस्कृति के अंदर भी एंट्री ले रहे थे। सही कहा। वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो वैचारिक रूप से उनके करीब हो। ये एक बहुत सोची समझी साम्राज्यवादी रणनीति थी। ये बहुत दिलचस्प है। और इस वैचारिक नींव के बाद हम पहुंचते हैं आज के सोर्स के सबसे पावरफुल दस्तावेज पर, 1833 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट केंद्रीकरण का चरम बिंदु था। हाँ, सोर्स की लाइन भी यही कहती है। यह भारत के केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था। सेंट्रलाइजेशन, यानी सारी पावर एक ही जगह पर ले आना। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल। वो उस पद पर बैठने वाले पहले इंसान थे और उन्हें पूरे भारत के लिए कानून बनाने का एकमात्र अधिकार मिल गया। मद्रास और बॉम्बे की जो बची खुची पावर थी वो भी छीन ली गई। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो इस एक्ट को बहुत खास बनाता है वो ये कि 1813 में जो मोनोपोली आधी कम हुई थी, इस एक्ट ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। हाँ, चाय और चीन का व्यापार भी हाथ से चला गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई व्यापार नहीं कर रही थी। कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। उनका एकमात्र काम ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना था। और जब आप पूरे देश पर शासन कर रहे हैं तो जाहिर है कानून भी सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत का पहला विधि आयोग यानी लॉ कमीशन बनाया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, राइट? हाँ, इसका काम था कानूनों को कोडिफाई करना, उन्हें एक स्पष्ट और लिखित रूप देना। ये आज के हमारे लीगल सिस्टम की भी एक बहुत बड़ी नींव है। तो अगर हम इस पूरे सफर को 1773 से 1833 तक एक साथ देखें तो ये महज 60 सालों के अंदर हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए आगे समझते हैं। इस गहन विश्लेषण में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विधायी मील के पत्थरों पर चर्चा की जाएगी, जो कि एक बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। इतिहास के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को समझे बिना वर्तमान संसदीय प्रणाली को नहीं समझा जा सकता। सही बात है। ये कोई एक दिन का चमत्कार तो था नहीं। हाँ, ये दशकों तक हुए क्रमिक और बहुत ही सोचे समझे प्रशासनिक बदलावों का परिणाम है। मतलब एक पूरा सिलसिला है कानूनों का। एकदम सही। तो इस चर्चा का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। उन सभी अहम कानूनों को क्रमानुसार डिकोड करना है जिन्होंने आज की आधुनिक शासन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। तो स्रोत के अनुसार शुरुआत कहाँ से हो रही है? बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट से। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि ये आखिरी चार्टर एक्ट था जिसने आधुनिक संसद की नींव रखी। कानूनों को पंक्ति दर पंक्ति देखा जाए तो इसमें लिखा है कि पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी कानून लागू करने वाले कामों को अलग किया गया। आधुनिक शासन के नजरिए से ये 1853 का कदम बहुत ही ऐतिहासिक था। इसे एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। वो कैसे? देखिए, जब तक कानून बनाने वाले और उसे लागू करने वाले एक ही होते हैं तब तक सत्ता पूरी तरह से एक ही जगह केंद्रित रहती है, जो कि तानाशाही का रूप ले सकती है। बिल्कुल। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग करने का मतलब था कि पहली बार यह माना गया कि देश के लिए नियम बनाना एक विशेष कार्य है। इस एक्ट ने एक प्रकार की मिनी पार्लियामेंट जैसी संरचना स्थापित कर दी थी, जहां कानूनों पर चर्चा हो सकती थी। स्रोत में एक और बहुत अहम तथ्य है जी, सिविल सेवा में बदलाव के बारे में। लिखा है कि सिविल सेवा में नॉमिनेशन की जगह ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई, जो कि मैकाले समिति 1854 के तहत हुआ था। हाँ, ये नॉमिनेशन या सिफारिश प्रणाली का खत्म होना तो और भी गहरा प्रभाव छोड़ने वाला था। 1854 की मैकाले समिति की सिफारिशों ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत जैसे विशाल क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए केवल ब्रिटिश अधिकारियों के रिश्तेदारों को काम पर रखना काफी नहीं है। मतलब योग्यता के आधार पर चुनाव? बिल्कुल। ओपन कंपटीशन की शुरुआत का सीधा अर्थ था कि भारत में मेरिटोक्रेसी
या योग्यता आधारित प्रशासन की दिशा में ये पहला ठोस कदम था। ये कदम निश्चित रूप से प्रशासन को पेशेवर बनाने की शुरुआत था, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सब ब्रिटिश हितों को साधने के लिए हो रहा था। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि इसके तुरंत बाद इतिहास में 1857 की क्रांति होती है, जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। एकदम सही। इसी का परिणाम था अगला बड़ा कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं। स्रोत की पंक्तियां कहती हैं कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन या हर मैजेस्टी का सीधा शासन शुरू हुआ। सीधा नियंत्रण लंदन से। हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म कर दिए गए। और स्रोत में आगे लिखा है कि इनकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये 1858 का एक्ट वास्तव में घबराहट और डैमेज कंट्रोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। डैमेज कंट्रोल? हाँ, 1857 की क्रांति ने लंदन में बैठे हुक्मरानों को यह समझा दिया था कि एक व्यापारिक कंपनी के हाथ में इतने बड़े उपमहाद्वीप को छोड़ना बहुत बड़ी भूल थी। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे कोई बड़ी पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के मैनेजमेंट को बर्खास्त कर दे। एकदम सटीक उदाहरण है, क्योंकि बिजनेस डूबने की कगार पर आ गया था, तो नियंत्रण सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद था, यह असीमित शक्तियों वाला पद था। यह व्यक्ति ब्रिटेन की संसद में बैठता था, वहां की कैबिनेट का हिस्सा था और भारत के प्रशासन की अंतिम जिम्मेदारी उसी की थी। एक अतिरिक्त तथ्य जो स्रोत में दिया है वो भी काफी रोचक है। जी बताइए। इसमें जिक्र है कि राजाओं को शांत करने और संतुष्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति को लगभग खत्म कर दिया गया। यह एक बहुत ही कूटनीतिक चाल थी। डलहौजी की इस हड़प नीति के तहत अगर किसी भारतीय राजा का सगा वारिस नहीं होता था तो राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। झांसी और अन्य रियासतों ने इसी के विरोध में हथियार उठाए थे। बिल्कुल। भविष्य में ऐसे विद्रोहों को रोकने और राजाओं को वफादार बनाए रखने के लिए ही इस नीति को वापस ले लिया गया। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ तो शक्तियों का केंद्रीकरण लंदन में हो रहा था और दूसरी तरफ स्थानीय राजाओं को शांत किया जा रहा था। सत्ता को सुरक्षित करने का एक संतुलित तरीका। अब आगे बढ़ते हैं 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट की ओर। स्रोत के अनुसार इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वॉइसरॉय को 6 महीने तक वैध रहने वाले ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ये 1861 का अधिनियम आज के आधुनिक भारतीय प्रशासन की रीढ़ माना जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम आज के मंत्रालयों जैसा है। हाँ, जैसे आज गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय होते हैं। इसके आने से पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल सारे फैसले एक साथ मिलकर लेती थी, जो कि काफी उलझन भरा रहा होगा। बहुत ही धीमा काम था। अगर एक ही समिति बिजली, पानी, रक्षा, वित्त सब देखेगी तो काम कैसे होगा। पोर्टफोलियो सिस्टम ने हर सदस्य को एक विशेष विभाग सौंप दिया। और अध्यादेश के बारे में क्या कहा जा सकता है? अध्यादेश का मतलब है आपातकाल में बिना काउंसिल के कानून बनाना। कई बार लंबी बहस करना संभव नहीं होता। ऐसे समय में तुरंत कानून लागू करने के लिए वॉइसरॉय को यह शक्ति दी गई, जो आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। बिल्कुल। इसमें एक और तथ्य स्रोत में दिया गया है कि पहली बार 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत किया गया। ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये एक चतुर राजनीतिक कदम था। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था कि प्रशासन में भारतीयों को शामिल दिखाना जरूरी है, भले ही वे ऊपरी तबके के हो। हाँ, क्योंकि ये राजा 1857 में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे। तो ये सांकेतिक ही सही, पर प्रतिनिधित्व की एक शुरुआत थी। और यही प्रतिनिधित्व आगे चलकर बहुत जटिल रूप लेने वाला था। स्रोत का अगला टॉपिक है 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। इसमें लिखा है कि इसके तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया गया। मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए जहां सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते थे। इस विषय की गहराई में जाना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल निष्पक्ष रहते हुए। हाँ, इसमें सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी देना ही सही रहेगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का तकनीकी अर्थ सिर्फ इतना नहीं था कि सीटें आरक्षित हो गई। इसका असली बदलाव ये था कि उन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी केवल उसी समुदाय को दिया गया। मतलब मतदाता सूची को ही धर्म के आधार पर बांट दिया गया। बिल्कुल। एक सामान्य लोकतंत्र में क्षेत्र का हर नागरिक वोट डालता है, लेकिन इस व्यवस्था से उम्मीदवार को अब पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं रही। उसे सिर्फ अपने समुदाय के लोगों से वोट मांगना था।
स्रोत में एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। सही बात है, उन्होंने इस नीति को कानूनी जामा पहनाया था। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने आगे की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इसके बाद स्रोत में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जिक्र है। जी। इसके अनुसार प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन लागू किया गया। विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड में पुलिस और वित्त जैसे विषय थे और ट्रांसफर्ड में शिक्षा और स्वास्थ्य। इस बंटवारे के पीछे के तर्क को समझना बहुत दिलचस्प है। ये प्रशासनिक चालाकी का बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि घर चलाने की जिम्मेदारी तो दे दी जाए, लेकिन पैसे की तिजोरी की चाबी और सुरक्षा किसी और के पास रहे। मतलब वाइसरॉय या गवर्नर ने असली ताकत अपने पास रिजर्व्ड रखी। बिल्कुल। पैसा और पुलिस अंग्रेज गवर्नरों के नियंत्रण में रहें और जो लोक कल्याण के काम थे वो ट्रांसफर करके चुनी हुई सरकार को दे दिए गए। बिना वित्तीय शक्ति के शिक्षा या स्वास्थ्य का विकास कैसे हो सकता है? यही तो बात है। इस व्यवस्था ने भारतीय मंत्रियों को जनता के प्रति जवाबदेह तो बना दिया, पर उनके पास कोई वास्तविक ताकत नहीं थी। स्रोत में एक तथ्य बाइसेमरलिज्म का भी है। लिखा है कि केंद्र में 2 सदन बनाए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, ये आज की राज्यसभा और लोकसभा का प्रारंभिक रूप था। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब हम उस अधिनियम पर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो बहुत ही अहम दस्तावेज है। स्रोत इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट बताता है। इसमें लिखा है कि प्रांतों से डायरकी हटाकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। इस एक्ट को ब्लूप्रिंट यूं ही नहीं कहा जाता। शक्तियों के बंटवारे की गहराई को अगर देखें तो स्रोत के अनुसार 3 सूचियां बनाई गईं, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। भारत जैसे विशाल देश में ये तय करना जरूरी था कि कौन से फैसले केंद्र लेगा और कौन से प्रांत। 1919 की डायरकी की खामियों को हटाकर प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। मतलब प्रांतीय स्तर पर मंत्री काफी स्वतंत्र होकर काम कर सकते थे। हाँ, और जो 3 सूचियों का मॉडल था वो आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में मौजूद है। स्रोत में संस्थाओं की स्थापना का भी उल्लेख है, जैसे 1937 में फेडरल कोर्ट, 1935 में आरबीआई और पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए मजबूत संस्थाएं चाहिए होती हैं। अर्थव्यवस्था के लिए आरबीआई बना और कानूनी विवादों के लिए फेडरल कोर्ट, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। और योग्य अधिकारियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल, ये संस्थाएं आज भी शासन की रीढ़ हैं। अब इस चर्चा के अंतिम दस्तावेज पर आते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जी। स्रोत के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियंस यानी भारत और पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई। यहाँ डोमिनियन शब्द का तकनीकी अर्थ एक ऐसे राष्ट्र से था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। हालांकि बाद में भारत गणतंत्र बन गया। इसमें एक बहुत अहम बात लिखी है, संविधान सभाओं को पूरी आजादी दी गई कि वे अपना संविधान बना सकती हैं और किसी भी पुराने ब्रिटिश कानून को रद्द कर सकती हैं। इस अंतिम अधिनियम के साथ औपनिवेशिक युग का कानूनी रूप से अंत हुआ। संविधान सभाओं को मिली असीमित संप्रभुता का बहुत बड़ा महत्व था। मतलब कोई भी बाहरी शक्ति फैसले नहीं ले सकती थी। बिल्कुल। इस एक्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान सभाएं सिर्फ नया संविधान ही नहीं बनाएंगी, बल्कि पिछले किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द कर सकती हैं। यहाँ तक कि वे खुद इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी खारिज कर सकती थी। ये सत्ता का बिना किसी शर्त के हस्तांतरण था और इसी आजादी का उपयोग करते हुए दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया गया। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही विचारणीय बात सामने आती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे दशकों पहले ब्रिटिश हुकूमत द्वारा अपनी सहूलियत और सत्ता बनाए रखने के लिए बनाए गए कानून और व्यवस्थाएं, जैसे अध्यादेश की शक्ति या मंत्रालयों का बंटवारा और शक्तियों को सूचियों में विभाजित करना, ये सब आज भी किसी न किसी रूप में हमारी आधुनिक शासन प्रणाली की नींव में मौजूद हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।